क्या अन्यत्र भी ऐसा हुआ है? साथियों, क्या इतिहास को अन्यत्र भी कहीं इस प्रकार परास्त लोगों के गांव से बाहर बसने की जानकारी है? इस सवाल का हो में उत्तर दिया जा सकता है। सौभाग्य से हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि जो कुछ भारत में विशेष रूप से हुआ कहा जाता है वह अन्यत्र भी हुआ है। जिन देशों में ठीक इस तरह की बात हुई कही जाती है उनके नाम आयरलैंड और वेल्स हैं। आरंभिक समयों में आयरलैंड के गांव का संगठन कैसा था, यह ब्रेहन के आयरलैंड के कानूनों से जाना जा सकता है। इन कानूनों से जैसा प्रकट होता है उसकी कुछ कल्पना सर हेनरी मैन द्वारा दिए गए निम्नलिखित सारांश से हो जाती है। सर हेनरी मैन का कहना है, ब्रेहन का कानून हमें समाज की उस व्यवस्था में परिचित कराता है जब दल या कुल को एक जगह बसे काफी समय गुजर चुका था। इसका आकार और महत्व इतना आवश्यक था कि ये एक राजनीतिक इकाई बन सके और संभवतः उनके सिर पर अनेक मुखियों में से एक मुखिया था जिसे आयरलैंड के लेखों में राजा कहा गया है। मूल बात जो मान ली जाती है वह यह है कि जितनी भी दलीय क्षेत्र हैं वह सारे दल का है, लेकिन वास्तव में इसके बड़े बड़े हिस्सों पर दलों के छोटे छोटे कुलों का अस्थायी अधिकार हो गया है। उसका एक हिस्सा मुखिया के लिए निश्चित है और उत्तराधिकारी के एक विशेष नियम के अनुसार उसके उत्तराधिकारियों के लिए दूसरे हिस्से दलों के अधिकार में हैं, जिनमें कुछ छोटे मुखियों के अधीन हैं और कुछ ऐसे हैं जिन पर हालांकि किसी मुखिया का सीधा अधिकार नहीं है, तो भी कुलीन वर्ग का कोई न कोई व्यक्ति ही जिनका प्रतिनिधित्व करता है। दल की जितनी भूमि पर किसी ने अधिकार नहीं किया उस सारी भूमि पर विशेष रूप से दल का सामूहिक अधिकार है और सिद्धांत रूप से किसी हिस्से पर भी अस्थायी अधिकार करने वाले दलीय लोगों के समूह हैं जो अपने आप को दलीय लोग कहते हैं, किंतु जो वास्तव में मुख्य रूप से पशु चराने के उद्देश्य से आपस में इकट्ठे होकर समझौता किए हुए हैं। दलीय भूमि के एक बड़े हिस्से पर किसी का भी अधिकार नहीं है, वह दल की प्रतिभूमि है। इतना होने पर भी इस भूमि पर लगातार चलना है या दलीय लोगों द्वारा अस्थायी तौर पर पशु चराए जाते हैं और इस खेती करने वाले तथा कमीन लोगों को रहने दिया जाता है, विशेष रूप से सीमा की ओर। यह उस भूमि का एक हिस्सा है जिस पर मुखिया का अधिकार बढ़ता है और वह अपने फ्यूदहरिया परायों को बसाता है, जिनमें किसानों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है। नियम बाह्य और दूसरे दलों के ऐसे परास्त लोग होते हैं जो उसके पास सुरक्षा के लिए आते हैं, जिनका अपने नए दल से उतना ही संबंध रहता है कि वे उसके मुखिया के पास सुरक्षा के लिए आते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। ये फ्यूदहिर कौन थे? सर हेनरी गेन के मतानुसार फ्यूदहिर थे दूसरे प्रदेशों से आने वाले पराये या शरणार्थी जिन्होंने अपने मूल दल से संबंध तोड़ लिया था। यह संबंध जो उन्हें अपनी जाति में एक स्थान देता था और जो नए स्थानों में दल में जगह पाने के लिए कोशिशशील थे। समाज एकदम अस्त व्यस्त हो गया था। इसका परिणाम यही हुआ कि सारा देश छिन्न भिन्न हुए परास्त लोगों से भर गया। इस लोगों के लिए फ्यूदहिर किसान बन जाना ही एकमात्र निवास और सुरक्षा पाने का साधन था। फ्यूदहिर दल का लोग नहीं था, वह उन तमाम समाजों में पराया था जिनके व्यक्ति रक्त से एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। किसी भी व्यक्ति की बड़ी ही दुर्दशा होती है जिसका संबंध अपने समाज से टूट गया है। उसका जो स्वाभाविक स्थान है वह तो जाता ही रहता है, उनके पास उसके लिए और भी कहीं कोई जगह नहीं होती। अब बेल्स की बात श्री सीभोम ने प्रारंभिक समयों के बेल्स ग्रामों के संगठन का वर्णन किया है। सीभोम के विचार के अनुसार बेल्स गांव घरों का समूह था। घर दो हिस्सों में विभक्त थे, स्वतंत्र किसानों के घर तथा पराधीन किसानों के घर। श्री सीभोम का कहना है कि यह अलग अलग निवास बेल्ज के प्रारंभिक समयों के गांव की सामान्य बात थी। यह पराधीन किसान अलग और दूरी पर क्यों बसाए गए थे? श्री सीभोम ने इस अलगता का कारण इस प्रकार बताया है। एकाएक देखने पर बेल्स के प्राचीन कानूनों में जिन दलीय लोगों तथा अदलीय लोग मानव वर्गों का उल्लेख है उनमें बड़ा झमेला मालूम होता है। यह झमेला तभी मिटता है जब उस दलीय समाज के संस्थान का आधार नियम समझ में आ जाता है। यह सिद्धांत ऊपरी दृष्टि से एकदम सरल रूप ग्रहण कर लेता है। यदि इसे विजय और भूमि की अस्थायी व्यवस्था की उलझनों से मुक्त किया जा सके, विदेशी कानूनी रीति रिवाज तथा नामावली के आक्रमणों से अलग रखा जाए, इसमें कोई संदेह नहीं कि दलीय समाज का सबसे पहला सिद्धांत स्वतंत्र दलीय लोगों का आपसी रक्त संबंध आधारित ही था। कोई भी हो जो संबंधी ना हो दल का नहीं हो सकता था। दल भी वास्तव में बेल्स के संबंधियों का एक समार मात्र ही था। तो मोटे तौर पर बेल्स की दलपति में दो वर्ग थे, वेल्स रक्त वाले और पराये रक्त वाले।
भूमि व्यवस्था या विजय की किसी बात से हमेशा असंबद्ध इन दोनों दलों में यदि इसे अनुल्लंघनीय भी माना जाए तो भी एक बहुत गहरी खाई थी। यह रक्त का भेद था और यह जल्दी ही स्पष्ट हो जाता है कि जिस आग्रह से इस भेद की रक्षा की गई है वह दलीय पद्धति का एक विशेष परिचायक चिन्ह है और साथ ही उसकी शक्ति का एक छिपा हुआ रहस्य भी। प्रारंभिक समयों में आयरलैंड और वेल्स के गांव के संगठनों के इस वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत के अछूत ही अकेले ऐसे नहीं हैं जो गांव के बाहर रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि एक सर्वव्यापी घटना थी और इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थीं। पहला, प्रारंभिक समयों में गांव की बस्तियां दो हिस्सों में विभक्त थीं। एक हिस्से में एक दल के लोग रहते थे, दूसरे हिस्से में विभिन्न दलों के लोग। दूसरा है बस्ती का वह हिस्सा जहां दल के लोग रहते थे, गांव कहलाता था। तीसरा है छिन्न भिन्न हुए लोगों के गांव से बाहर रहने का कारण यही था कि ये पराये थे और इनका उस दल से कोई संबंध न था। भारत के अछूतों तथा आयरलैंड के फ्यूधियर और वेल्स के अल्त्यूर्द की उपमा में पूरी समरूपता है। जिस कारण से आयरलैंड में फ्यूधियर और वेल्स में अल्त्यूर्द लोगों को गांव से बाहर रहना पड़ता था, उसी कारण से भारत में गांव से बाहर रहते आए हैं। इससे यह बात स्पष्ट है कि अछूतों के गांव से बाहर रहने के बारे में जो कुछ कहा गया है उसके उदाहरण अन्यत्र भी विद्यमान हैं। आज इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।